Hello everyone. Today we will start our chapter number 5 name organizing. As you know there is a few elements of management. So in last chapter we discussed about the planning. Now this chapter we discussed about the organizing. Of organizing को if I can define तो I can simply define that identifying and grouping the activity related to the organization and brings them together, that is physically, financially, and it includes the human resources. उससे क्या होगा? That establish the productive relationship between them and it helps to achievement of the goal or objective of the organization. So that is an organizing. Usually प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान किया था कि करना क्या है, करना कैसे है, कैसे हम लोग पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग का पार्ट था. ऑर्गेनाइजिंग को भी मैं प्लानिंग का पार्ट मानता हूं क्योंकि अभी तक में एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है. अभी तक में हम लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है. अभी तो हमने प्लान किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मम्मी से बहुत बार सुना होगा कि शाम के खाने का क्या प्लान है. शाम के खाने के लिए जो प्लानिंग चल रही है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लानिंग. उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अब आपको जो खाने का इच्छा है कि मटर पनीर खाना है तो मटर को आपको अवेलेबल करवाना है, पनीर लेके आना है आपको. आपको वो मलाई वाला जो चाहिए वो चाहिए तो वो लेके आना है. कर्ड अगर आपको चाहिए तो वो लेके आना है. मसाले रिलेटेड जो है उस वो लेके आने तो वो लेके आने. ये ऑर्गेनाइजिंग है. आपको नहीं आते बनाते, आपने बोला कि चलो ठीक है एक भैया पास में रहते हैं उनको ले आते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स आप कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइजिंग है. अभी भी आप सोच रहे हो, अभी भी आप प्लान कर रहे हो, बट प्लान कर रहे हो आप डिफरेंस एंगल्स. पहले आपने प्लान किया था कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिएगी. अब आप प्लान कर रहे हो कि ये चीजें मुझे चाहिएगी स्पेसिफिकली तो मैं कहां कहां से लेके आ सकता हूं. दैट इज एन ऑर्गेनाइज करना. ठीक है. लाइक स्कूल का ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है. स्कूल का ट्रिप जब भी ऑर्गेनाइज होता है तो क्या होता है उसमें उसमें हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को स्टूडेंट को कुछ टास्क असाइन कर देते हैं. किसी को हेड बना देते हैं, किसी को कोऑर्डिनेटर बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो वो वर्क होता है वो वर्क होता रहता है. इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद आगे देखते क्या बात है. सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग को मैंने अभी डिफाइन किया है द सेम मीनिंग और यही आपको एग्जाम में लिख के आना है. आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज in the organization and bringing together the physical, financial and human resources. फिजिकल में क्या क्या आएगा बेटा. फिजिकल में आ सकती है आपको मशीनरी का रिक्वायरमेंट है वो आ सकता है, आपको स्टॉक्स का रिक्वायरमेंट है वो आ सकता है, ये सब कुछ आता है. फाइनेंशियल्स में क्या क्या आएंगे. फाइनेंशियल्स में आएंगे आपको कैश का रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, आपको बैंक बैलेंस कितना चाहिएगा, आपको अगर लोन लेना है बैंक से तो कैसे आएगा, अगर आपको लगता है प्रोमिसरी नोट इशू करना है तो वो इशू करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं डिपॉजिट्स लेना है तो डिपॉजिट के सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे. ये सब कुछ फाइनेंशियल्स में आता है. ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज में प्लानिंग यहाँ पे भी हो जाती है बट ह्यूमन रिसोर्सेज का मेजर एस्पेक्ट कवर करता है स्टाफिंग. जब हम लोग स्टाफ को लेके आते हैं, हम लोग लेके आते हैं ह्यूमन रिसोर्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ प्लानिंग. तो प्लानिंग स्टार्ट from planning itself also includes the organizing and also the staffing. तो यहां तक में प्लानिंग का पार्ट चल रहा है. So human resources to establish the most productive relationship between the achievement of specific goal of the organization. That is the simple meaning. एक बार डाउट कर लेना आपको समझ में आ जाएगा. बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए, बस चैप्टर है. एक बार समझ में आ गया आपको बिल्कुल ऑन टिप हो जाएगा. अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रोसेस देख लेते हैं. सॉरी. सबसे पहले आपको क्या करना है. ऑर्गेनाइजिंग अगर आपको करना है तो आपको देखना है कि वर्क को आइडेंटिफाई करना और वर्क को डिवाइड करना. सबसे पहली स्टेप आइडेंटिफाई दी वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान. आपने जो प्लान किया है तो उस प्लान के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें रहेगी उसको आपको प्लान करके आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको डिवाइड भी करना है, डिवीजन भी करना है. लाइक मैंने बोला अभी कि अगर कोई एनुअल फंक्शन होता है तो एनुअल फंक्शन में हम लोग कितनी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं कि सर ये भी लगेगा, ये भी होगा, सर ऐसा भी कर लेते हैं. ये सब कुछ प्लानिंग का पार्ट था. अब उस चीजों को पहचानना और उसको डिवाइड करना ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है.
अब जब ऑर्गेनाइजिंग हो गया तो एक डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया हमने उसका। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करेंगे बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम एक पर्टिकुलर टास्क को लाइक अगर मैं इसी को अगर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ हमारा एनुअल फंक्शन को, तो मान लो एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने डांस का प्रोग्राम रखा हुआ, तो डांस के प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए कुछ 3 या 4 टीचर्स को असाइन कर दिया गया टास्क। हमारे यहाँ सिंगिंग का भी प्रोग्राम है, तो सिंगिंग के लिए ऋषभ सर या किसी को ऑर्गेनाइज कर दिया है टास्क। या फिर हमारे यहाँ मान लो कि डांस और सिंगिंग के अलावा हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम में रख लिया है नाटक, तो हम लोगों ने उसके लिए भी कुछ ड्रामा के लिए भी किन्हीं को अपॉइंट कर दिया है। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करते जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन को भी हम लोग आगे और ज्यादा इसमें पढ़ेंगे, आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या मतलब है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी वर्क हमने डिवाइड किया है छोटे छोटे टास्क में, उनको एक ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देना, उनका ग्रुपिंग कर देना, इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ द सिमिलर टास्क, इसी को हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो 2 चीजें हो सकती है मेनली, या तो वो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा या डिविजनल होगा। अब मैं काम बात कर रहा होता हूँ कॉर्पोरेट्स की, अब मैं कंपनी की बात करूंगा। कंपनी में 2 तरीके से के डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, एक तो फंक्शन बेसिस पे हो सकता है और एक हो सकता है डिवीजन बेसिस पे। फंक्शन बेसिस पे कैसे हो सकता है, फंक्शन बेसिस का मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, उस एक ही प्रोडक्ट बनाने के साथ में उसने उस डिपार्टमेंट जो रिलेटेड है जिस चीज के लिए, उस चीज के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मैं बात करता हूं बाटा की, बाटा कंपनी का नाम सुना होगा ना, जो शू बनाती है, शू बनाने की कंपनी है बाटा। बाटा यूजली ज्यादा सेगमेंट में नहीं है, बाटा यूजली शूज के लिए पहचानी जाती है, बस शू बनाती है और कुछ भी नहीं बनाती। अब जब बाटा शू बनाती हैं, तो वो शू बनाने के लिए कुछ डिपार्टमेंट को अलग अलग कर देती है। जैसे कि शू बनाने के लिए जो उसको बोल सकते हैं हम लोग, यूजली शू बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, जैसे कि चमड़ा वगैरह का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको, है ना, और उसके अलावा भी उसको थ्रेड का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ऐसी जो चीजें हैं जो उसको चाहिएगी, तो परचेज डिपार्टमेंट उस चीज को देखेगा परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल के, तो उसने एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया जो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी देखेगा। एक है जो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पूरा देखता है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया उसने कि भैया ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें देखेगा। नेक्स्ट जो था, उसने एक सेल्स के लिए टीम बनाई कि भैया इसको बेचना भी तो है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट वहां पे आ गया जो पूरा सेल्स रिलेटेड टास्क देखेगा। अब इसका आपने बहुत सारी बार देखा होगा, बाटा का एड भी आता है, बाटा के शोरूम भी है, होर्डिंग्स भी देखे होंगे आपने, ये सब कुछ आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के लिए आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया, तो ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए आपने डिपार्टमेंट बना दिया, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, क्या कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओ। बोल रहे हैं मार्केटिंग का फंक्शन है, एडवर्टाइजमेंट का फंक्शन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ। सेल्स से रिलेटेड बात है, सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाओ। फंक्शनल बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट बना दिया, इसको फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं, ये फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन कहलाएगा। बट मान लो आपकी कोई कंपनी है जैसे कि आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी, आपको बहुत बार आईटीसी का नाम बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। इंडियन टोबैको कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स है, लाइक आप सनफिश ले लो, उसके अलावा अपना yippee है ना, तो ये बहुत सारे ब्रांड्स है उसके, और बहुत सारे सोप आ रहा है, विवेल सोप ले लो आप, है ना, बहुत सारे आईटीसी के ब्रांड है। अब आईटीसी के इतने सारे ब्रांड है जिसमें सोप भी आ रहा है, टूथपेस्ट भी आ रहा है, मतलब उसमें सिगरेट्स भी आ रही है आईटीसी की, है ना, तो बहुत सारे ब्रांड्स है। यूजली पहले टोबैको कंपनी थी, उसके बाद इसने बहुत सारी सेगमेंट में इसने एंट्री किया, मतलब सोप से लेके नहाने का सोप, फिर कपड़े धोने का सोप है, सर्फ है, सब कुछ इसने सेल किया है। तो आईटीसी के बाद बहुत सारे क्या है बेटा, बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे प्रोडक्ट के डिवीजन है इसके पास। तो अब ये कंपनी क्या करती है, अब ये कंपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस तो करती है, पर डिपार्टमेंटलाइजेशन में फंक्शनल फोकस की बजाय ये डिवीजन पे फोकस करती है। लाइक सोप का डिवीजन है, पूरा डिवीजन अलग कर दो, पूरा सोप का डिवीजन अलग कर दो, अब सोप वाला ही उस सोप वाले डिवीजन पे फोकस करेगा, दूसरा बंदा उस डिवीजन पे फोकस नहीं करेगा। ये हो गया बेटा हमारा डिविजनल डिपार्टमेंट।
इसके लिए क्या जरूरी बातें हैं? क्या सर दोनों चीज हो सकता है? हाँ, कोई बंदा दोनों चीज कर सकता है। जैसे कि डिविजनल है, अगर वो सोप का डिपार्टमेंट है तो सोप के अंदर फिर वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन वो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लाइक वो सोप के अंदर ही प्रोडक्शन को अलग कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग को अलग कर सकता है, अपना सेल्स को अलग कर सकता है, ऐसे वो वर्क कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेगमेंटेशन में बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिविजनल ही यूज करना पड़ेगा, और फंक्शनल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कॉमन अगर होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है, हमें पता चल गया है कि ये प्रोडक्शन मैनेजर का, ये प्रोडक्शन है, ये सेल्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये सोप का एरिया है, ये टूथपेस्ट का एरिया है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ये शैम्पू का एरिया है, ये सब चीज, ये मेडिसिन का एरिया है, ये सब कुछ चीजें हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, हेड को उसके असाइन करेंगे ड्यूटीज को। ठीक है, अब सब स्पेशलाइज हो चुके हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के बेसिस पे हो या डिवीजन के बेसिस पे, तो उनको अब हम लोग ड्यूटी असाइन करें उनके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के ऊपर। और ड्यूटीज असाइन करने के साथ में हम लोग, वो ड्यूटीज भी सबको ऐसा नहीं है कि एक जैसी असाइन कर ली। हम लोग देखेंगे ये हेड बनने के लायक है तो उसको हेड बनाएंगे, हम लोग देखेंगे असिस्टेंट बनने के लायक है तो असिस्टेंट बनाएंगे, हम लोग देखेंगे नहीं यार ये तो वर्क फोर्स के लायक है तो वर्क फोर्स में डालेंगे उसको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? ड्यूटीज को असाइन करेंगे। अब ड्यूटीज को असाइन कर लिए तो हम लोगों को एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कैसे स्टेब्लिश होगा? स्टेब्लिश होगा रिपोर्टिंग और रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करना पड़ेगी कोऑर्डिनेशन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज है, डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए हैं आपने, तो पता तो चलेगा कि हाँ यार कैसे रिपोर्टिंग करनी है। लाइक मैं बोलूंगा कि प्रोडक्शन मैनेजर को कोई रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की, बट वो रॉ मटेरियल वो परचेज नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट है। तो वो इंटेंट जो होगा, जो जिसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं, इंडेंट बोला जाता है, इंडेंट का मतलब डिमांड, बोल सकते हो आप लोग के डिमांड करेगा। वो किससे करेगा? वो परचेज मैनेजर से डिमांड करेगा कि भैया ये इंडेंट नोटिस है, हमको ये रॉ मटेरियल आप इतनी तारीख को, या ये रॉ मटेरियल 2-5 दिन में मंगवा दो। ये क्या हो रहा है बेटा? ये रिपोर्टिंग हो रही है रिलेशनशिप अमंग्स देम, डिपार्टमेंटलाइजेशन वाइज ये रिपोर्टिंग हो रही है, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर होगा तो आपका जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होगी ये बढ़ेगी। दोनों ही बात की मैं बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। इसके साथ और क्या चीज होगा? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश होगा। उसके साथ और क्या होने वाला है? अमंग्स द डिपार्टमेंट में जो बातचीत होगी, स्केलर चेयर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज भी फॉलो होगा, हियरार्की फॉलो होगी। तो ये सब कुछ चीज जो होगी वो यहाँ पे स्टेब्लिश होनी चाहिए। तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के पार्ट थे। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी प्लानिंग प्रोसेस के बहुत सारी प्रोसेस हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें दो सवाल आते हैं। क्या सर प्रोसेस एज इट इज याद करनी है? मैं बोलूंगा हाँ, एज इट इज याद करनी है। प्रोसेस को आप मतलब चेंज नहीं कर सकते या आगे पीछे नहीं लिख सकते, आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रोसेस को आप अगेन एंड अगेन लिखें, मतलब कम से कम 10 टाइम्स इस प्रोसेस को आप लिख लोगे ना, आपको ऑन टिप हो जाएगा, आपको आपका माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं इसके बाद यही आने वाला है। अच्छा, इंपॉर्टेंस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट ऊपर लिखा, सेकंड वाला थर्ड की जगह लिखा, थर्ड वाला फोर्थ की जगह लिखा। इंपॉर्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, फंक्शंस आप लिख सकते हो, बट इस चीज को आपको, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को आपको एज अ टीज लिखना है। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब एक बात और है बच्चों, कि जब भी आप ये पढ़ रहे हो तो इसके बाद कुछ चीजें होती है कीवर्ड्स टाइप, वो कीवर्ड्स को पढ़ना जरूरी है, बुक में दिया हुआ है। साथ में एमसीक्यू और केस स्टडी आप साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। एमसीक्यू और केस स्टडी हर चैप्टर के साथ में पढ़ते जाएंगे। ये एमसीक्यू और केस स्टडी जब भी टाइम मिलेगा तब हम देखेंगे, अगर समय रहा तो, क्योंकि समय की यहाँ बहुत कमी आने वाली है, तो समय रहा तो हम देखेंगे। इस वजह से आपको डाउट्स आ जाना चाहिए हैंड टू हैंड। अभी भी बच्चे कुछ ऐसे हैं जो डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डाउट पूछे। लास्ट मोमेंट पे अगर आप बोलेंगे भी ना कि सर कुछ समझ में नहीं आया और सर हमारा तो छूट गया है बहुत सारा,
मैं चाहते हुए भी कवर नहीं कर पाऊंगा, चाहते हुए भी। तो बेटर है आप लोग अभी डाउट क्लियर कर लें तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए तो होगा ही सही। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। आप लोगों ने समझ लिया है कि ऑर्गेनाइजिंग चीज क्या है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया ये फोकस करता है स्पेशलाइजेशन पे। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम लोग असाइन करते हैं टास्क को इंडिविजुअल को, और वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया है, कौन सा डिवीजन दिया है, कौन सा उसको पोस्ट दिया है। ठीक है, इस वजह से स्पेशलाइजेशन का क्या मिलता है, हमको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट जो होता है वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है, क्योंकि हर बंदे को जब हम लोगों ने असाइन कर दिया है टास्क, हर बंदे को हम लोगों ने डिपार्टमेंट असाइन कर दिया है, तो जब रिलेशनशिप जो भी स्टेब्लिश होगी उसमें क्लैरिटी आनी है। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि यार कौन से बंदे के पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन मैनेजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, कौन सीनियर मैनेजर है, ये सब कुछ जब हम लोग टास्क असाइन करते हैं तब पता चल जाती है। तो ये फायदा हमें मिलता है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाती है। बट ऑब्वियसली जब सब कुछ वेल डिवाइड है, वेल ऑप्टिमाइज है, तो रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसका यूज भी ऑप्टिमाइज होगा ही। ठीक है, क्योंकि क्या होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है, एक बंदे को एक ही काम दिया जाएगा और वही बंदा वही काम अच्छे से करेगा, तो रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से और पूरा यूज होगा। अडोप्शन टू चेंज, मेन चीज ये है कि कभी एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली उस चेंज को अडोप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि डिपार्टमेंट हर एक ग्रुप में बटा हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी एक दूसरे से कोरिलेट की गई है। एक डिपार्टमेंट में चेंज आएगा तो दूसरा डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उस चेंज को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यहां पे मान लो रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक हो गया है, तो रॉ मटेरियल आएगा महंगा। अब जब रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो प्रोडक्शन वाला उसको बना के आगे पहुंचाएगा, तो जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी पहले से, क्योंकि पहले रॉ मटेरियल सस्ता था। अब जब कॉस्ट महंगी आएगी तो जब वो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका कॉस्टिंग वगैरह निकाल के उसका सेल प्राइस बढ़ा के सेल्स डिपार्टमेंट को पहुंचा देगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट तक में वो बढ़ी हुई प्राइस पे जाएगा, तो कंपनी को इससे नुकसान नहीं होगा। इस वजह से बोला जाता है कि अडोप्शन टू चेंज जो होगा वो इजीली हो जाता है, यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट चीज क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बट ऑब्वियसली जो एडमिन जो होता है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है, वो टॉप मैनेजमेंट इफेक्टिवली वर्क करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने किस बंदे को कौन सा टास्क असाइन किया है या किस बंदे को किस डिपार्टमेंट में डाला है। अगर उसको कहीं भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से दिक्कत आएगी तो वो उस पर्टिकुलर रिलेटेड बंदे से सीधे बात करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या रहेगा, पता रहेगा कि किस डिपार्टमेंट से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। बट ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर रहे हैं, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है, तो एक्सपांशन और ग्रोथ तो होना ही है। एक बार ग्रोथ अगर कंपनी ने करी तो वो एक्सपांशन के बारे में भी सोच सकती है। इसके साथ साथ एक चीज और होता है कि डेवलपमेंट और पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है बेटा यहाँ एम्प्लॉय से। ठीक है, तो जब भी अथॉरिटी को एक पार्ट पे डेलीगेट किया जाता है, दिया जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो वो जो बंदा है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे ये करना है, मुझे ये दिया हुआ है। लाइक एनुअल फंक्शन में अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी हुई तो आपको पता है कि आपको वो करना है। इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और पर्सनालिटी डेवलप होने के साथ में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आप सीखते हो, नई नई चीजें आप सीखते हो, नए नए ग्रोथ के जो एरिया है वो ओपन हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको पता है एक और दूसरा चीज ना, आपको पता है कि मुझे इसी टास्क को ही करना है, इस ये डिपार्टमेंट ही है मेरा, तो उसमें आप स्पेशलाइजेशन भी करने लग जाते हो, उसको उसके तरीके ढूंढने लग जाते हो नए नए। लाइक प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के तरीके आप ढूंढ लोगे, यार ये मशीन आई है या ये आया है, इस तरीके से प्रोडक्शन बेनिफिट करेगा कंपनी को, तो ये चीजें भी हो जाती है, तो पर्सनल का भी डेवलपमेंट इससे हो जाता है। तो ये हमारे मेजर इंपॉर्टेंस थे इसके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा कि नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। मतलब जो हमने दो तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े थे, वही स्ट्रक्चर जो है, जो हमने फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टास्क को डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग वर्क को पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क सॉर्ट ऑफ बना रहे हैं उसका। ठीक है,
अलग अलग लेवल पे उसका नेटवर्क बनाना ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे मैनेजरियल या ऑपरेशनल टास्क आराम से इजी मैनर में और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और दी गई हैं जो मैंने यहां नहीं डाली है, तो मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं, पढ़ लेना। It specifies the relationship between the people, work and resources. Span of management give the shape of organizational structure. अब span of management क्या है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल्स के अंदर, पर फिर भी वापस से यहाँ पढ़ लेते हैं। span of management का मतलब क्या होता है बेटा, how many employees or subordinates can be effectively managed by one manager and how many subordinates can be effectively controlled by one superior। मतलब एक बंदा कितने आदमियों को उसके अंडर में मैनेज कर सकता है, इसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही है। ये बहुत बार है ना, एक नंबर में भी पूछ लेता है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये डेफिनेशन कि व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन वो सीधा पूछ लेता है व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये लिख के आना है कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर, दैट इज एन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि अब डिपार्टमेंट के हेड हो चुके हो आप। अब आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट के जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यही है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है बेटा, नेरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर वेयर द वाइड स्पैन ऑफ रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर। अब ये टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एक बात समझ लेना। नेरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट और वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, जितना ज्यादा नेरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होगा, शॉर्ट स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होगा, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर लंबा जाएगा। लंबा जाएगा इन द सेंस क्या होता है बेटा, अगर आपने सोचा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कैपेसिटी है ना, जितनी कम कैपेसिटी मतलब जितने कम लोग आप अपने एक हेड के अंदर में डालोगे। मान लो आपके पास 50 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉई के ऊपर में आपने सोचा कि 5 एम्प्लॉई के ऊपर में एक हेड बना देता हूं, और जब पांच 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 के अगर 2 ग्रुप हो जाएंगे तो उन 2 हेड के ऊपर में एक हेड बना दूंगा। आप क्या कर रहे हो, आप नेरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपका स्ट्रक्चर लंबा खींचता जाएगा, क्योंकि वो उन हेड के ऊपर एक हेड, 2 हेड के ऊपर एक हेड जा रहा है, फिर इधर 2 हेड के ऊपर एक हेड जा रहा है, 2 हेड के ऊपर एक हेड जा रहा है, इन जो सिंगल हेड इनके अंदर में 5-5 लोग आ रहे हैं, फिर जो 5 ऊपर हेड हो चुके हैं उन 5 हेड के ऊपर में एक हेड और आपने रख दिया है, क्या होता जा रहा है, स्ट्रक्चर खिलता जाएगा। बट वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट अगर आप करेंगे, मान लो कि 50 है, आपने बोला ऐसा करो ना, इन 50 को ऐसा करो 5 में ग्रुप कर लो, 5 हेड बनाओ और एक सिंगल हेड के अंदर डाल दो। उससे क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो स्पेन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उतना ही क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, नेरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट से टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, बट वैसे ही आप वाइडर अगर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट करते हो तो उससे क्या, फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वापस रिवाइंड करके एक बार देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसका इंपॉर्टेंस की। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो होता है वो होता है बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने डिपार्टमेंट बना दिए हैं, अगर आपने डिवीजन बना दिए हैं, तो बहुत इजीली कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। दूसरा चीज, मिसकम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, कम्युनिकेशन इजीली होता है, बेटर होता है, बट मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल वाइज बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पता चल जाता है इजीली कि भैया किस बंदे की, किस बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या टास्क उसको दिया था, तो वो ही बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर आइडिया आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल्स, पता चल जाती है कि भैया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन से स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, फंक्शनल पे काम कर रहा है, डिविजनल पे काम कर रहा है, तो इजीली हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, सबसे अच्छी चीज, कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन यहाँ पे पता चलता है, और ये अलाउ करता है एक्चुअली कि कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन कैसे बनेगा, चाहे वो ह्यूमंस में हो, फिजिकल में हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेस में। और लास्ट थिंग इज दैट, ये डिफाइन करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन करता है कि किस बंदे के अंदर में कितने लोग होंगे या लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, कितने लेवल्स पे मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोग। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ द जॉब आर ग्राउंडेड कीपिंग इन द माइंड द फंक्शनल और द जॉब। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा दिया है फंक्शनल
डिपार्टमेंट जो था मैंने बता दिया था, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी सेम है। जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन उसको कहाँ डालेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे, दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है एक बार देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाता है। लाइक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम देख रहा है, सेल्स वाला सेल्स का देख रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का देख रहा है। अब एमबीए इन एचआर वाला है आपके पास जॉब मांगने के लिए, तो आप उसको कहाँ बिठाओगे, कहाँ जॉब असाइन करोगे, उसको एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही उसको दोगे, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन है। तो ऑक्यूपेशन जो है उसको स्पेशलाइजेशन में मिलती है। ठीक है, अब उसको आप मार्केटिंग में नहीं भेजोगे, उसको आप फाइनेंस में नहीं भेजोगे, वो बंदा एचआर का है, ह्यूमन रिसोर्स का, उसको वहां बिठाओगे। पर कोई सेल्स वाला बंदा आया है तो एचआर वाला इंटरव्यू लेके उसको कहां अपॉइंट करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट। ये होता है स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मिलना। नेक्स्ट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रमोट होता है यहाँ पे। ठीक है, इजीली होता है कंट्रोल, क्योंकि पता होता है कि डिपार्टमेंटल हेड है, इसके अंदर में सारे सेल्स वाले, ये सेल्स हेड है, इसके अंदर में सारे सेल्स वाले हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके इसके अगेंस्ट। तो ये इजीली हो जाता है। इंक्रीज मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास में डिपार्टमेंटल है या डिविजनल वर्क कर रहे हो आप, तो इंक्रीज तो होगी सही मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट थिंग, और क्या होगा बेटा इससे, फंक्शनल डिपार्टमेंट से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन वाले ने भी ऑर्डर कर दिया उसको कि भैया मेरे को ये रॉ मटेरियल भेज दे, और प्रोडक्शन वाले के साथ में परचेस वाले ने भी ऑर्डर कर दिया। कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से आप बचोगे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर करने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास रहेगी, ओनली परचेज डिपार्टमेंट के पास में, प्रोडक्शन वाले के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन का बंदा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ही ट्रेनिंग देगा, अगर वो मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ही ट्रेनिंग देगा। तो इससे क्या रहेगा बेटा, इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग रहेगी। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना, इसको मेजरली पूरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के 99% चांस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे इसके बेटा। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कम इंपॉर्टेंस देता है। कम इंपॉर्टेंस कैसे देता है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल वाला होगा तो वो उसके डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से उठाने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि नहीं मेरा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सबसे अच्छा रहे अमंग्स द ऑल डिपार्टमेंट। तो इस जंग में, इस कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन की बजाय अनहेल्दी कंपटीशन होके वो भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल था। ठीक है, तो बहुत बार में लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है इस वजह से। तो लास्ट में प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ईगो क्लेशेस हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड्स के बीच में, है ना। बहुत बार होता है कि नहीं यार, किसी डिपार्टमेंट के हेल्प की जरूरत थी, वो उस टाइम पे हेल्प नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम आपकी बारी, आपने हेल्प नहीं की। इस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन में, इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता ना, रिजिड हो जाता है, क्योंकि एक बंदे के पास अथॉरिटी लिमिटेड है उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की, वो चाह के भी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रहती है उसमें। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, नेरो स्पेन, मतलब उसका ट्रेनिंग लिमिटेड होता है, तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ईगो क्लेशेस हो जाते हैं वहां पे। और डिफिकल्ट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में डिफिकल्टी आ जाती है। लाइक अगर पुअर क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बना है, लाइक मैंने बोला है कि यार बाटा का है, बाटा का कोई ऐसा शूज निकला जो सेल्स वाले ने बेचा, उसकी कंप्लेंट आ गई कि भैया तो बहुत पुअर क्वालिटी का था। अब उसने बोला सेल्स डिपार्टमेंट वाले से कि भैया इतने पुअर क्वालिटी का माल तुमने कैसे बेच दिया, बोले कि यार गुड्स आया था वो तो प्रोडक्शन वाले की साइड से, प्रोडक्शन वाले के पास गए, इतने पुअर क्वालिटी का कैसा हुआ था, तो उसने बोला भैया रॉ मटेरियल गलत था, ये तो रॉ मटेरियल परचेज वाले से पूछो, परचेज वाले के पास बात जाएगी, ये क्या हो रहा है, ये पता ही भी नहीं चल रहा है। परचेज वाला बोलेगा नहीं यार, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल तो वही है जो हर बार का चल रहा है। ये क्या है, ये डिफिकल्टी है। ये डिफिकल्टी किसमें, अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि भैया किसकी अकाउंटेबिलिटी, कौन अकाउंटेबल है इस चीज के लिए। तो ये दिक्कत आती है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं जो पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हियरार्की समझ लो, हियरार्की हालांकि मैंने आपको बता दी है, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां तक सेम रहती है हियरार्की। फिर आप किसके बेसिस पे वर्क कर रहे हो, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, फंक्शन के बेसिस पे। प्रोडक्शन फंक्शन है तो प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग है मार्केटिंग, फाइनेंस है तो फाइनेंस, परचेस है तो परचेस, सेल्स है तो सेल्स, उसके अलावा अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर। ये डिपार्टमेंट आपने बांट दिए है, किसके बेसिस पे बांटे, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बांटे फंक्शन के बेसिस पे। अब इस प्रोडक्शन के अंदर में वो क्या काम करेगा, तो वो प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल कर सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, रिसर्च, ये भी कर सकता है। चाहो तो सेल्स डिपार्टमेंट आप अलग बना सकते हो।
फाइनेंस में वो कैपिटल स्ट्रक्चर देखेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, पैसा कहाँ से लाना है, लोन चाहिए तो लोन कहाँ से आएगा, ये सब कुछ वो यहाँ पे देखेगा। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करना, परचेज का रिकॉर्ड करना, ये सब परचेज डिपार्टमेंट का काम रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर, इसी का पार्ट है। डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज का है, प्रोडक्शन एक से ज्यादा प्रोडक्ट का कर रहा है, तो उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी को डिवीजन के बेसिस पे डिवाइड करना रहता है, इसी को डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज है प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फास्ट डिसीजन मेकिंग रहती है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पता चलती है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड में डिफेक्ट आ रहा है तो भैया उस डिवीजन को पकड़ो, सोप डिवीजन को पकड़ो, मेडिकल डिवीजन को पकड़ो, मेडिसिन डिवीजन को पकड़ो, क्लोथ के डिवीजन को पकड़ो, सिगरेट्स के डिवीजन को पकड़ो। तो ये क्या रहता है, ये अकाउंटेबिलिटी हमें पता रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें सेम प्रोडक्ट के पता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एक प्रोडक्ट के ऊपर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्रोडक्ट वाला ही पूरा दिक्कत आएगा, दूसरे प्रोडक्ट्स पे उस पे नहीं आएगी। इजी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एक्सपांशन और ग्रोथ इजीली रहता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सेगमेंट है हमारे पास में, तो एक्सपांशन और ग्रोथ इजीली हो पाती है। डिसएडवांटेज क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट के बेसिस पे तो डिवाइड कर दिया है, पर उसमें भी तो डिपार्टमेंट हो गए, जैसे उसमें भी एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, उसमें मार्केटिंग वाला रहेगा, उसमें सेल्स वाला रहेगा, उसमें परचेज वाला रहेगा, तो इस वजह से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका हियरार्की देख लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज इट इज रहेंगे, एमडी एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे क्या रहता है, नीचे नीचे जो प्रोडक्ट लाइन है वो लाइन आ जाती है। लाइक टेक्सटाइल अगर है प्रोडक्ट, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड, कॉस्मेटिक भी बना रहा है तो कॉस्मेटिक भी, मेडिसिन बना रहा है तो मेडिसिन, सोप्स बना रहा है तो सोप, ये सब कुछ आ जाएंगे। पर इनके नीचे देखोगे तुम लोग तो प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस यही आ रहा है। मतलब मैंने तुमको बोला था कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फंक्शन डिविजनल स्ट्रक्चर है तो उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा, तो ये रहता है, यूजली रहता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। एक बात आपको बता दूं कि एक जो टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें अब नहीं पढ़ना है, हम सीधा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, एंड दिस स्लोगन इज रिपीटेड अगेन, so this is my favorite one also. Don't leave your dreams a dream, plan for it, work for it, and make it your reality. So thank you so much.